हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो का टॉपिक है मैटर। ऑल्दो मुझे ये पार्ट 1 में कराना चाहिए था, बट मैं इसको पार्ट 2 में लेके आई हूं, तो प्लीज़ इसको पार्ट 1 कंसिडर करके ही चलना। तो मैटर हम करने जा रहे हैं। इसमें मैटर के टाइप्स हमने कल कर लिए थे कि कितने टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था? बोर्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से कि मैटर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन पे और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम उसको कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। हमें पता है जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो मटेरियल से बनी होती है किसी ना किसी। ठीक है। और उसी मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया है मैटर। अब ये मैटर क्या चीज़ है? कल हमने पढ़ा था एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। जिसका भी मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर बोलते हैं। ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 3-4 चीज़ों में। वो कौन कौन सी? मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अब मास क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल मैं इस पेन का मास बताती। इस पेन का मास बताइए कितना होगा? कितने ग्राम का पेन होगा ये बताइए कितने ग्राम का पेन होगा। हम बोलेंगे कि मान लो ये 20 ग्राम का पेन है, तो इस 20 ग्राम, क्या 20 ग्राम मतलब क्या है? मास है क्या एग्जैक्टली? जिस भी चीज़ से, जिस भी मटेरियल से ये बना है उसका वेट, उसका भार कितना है, उस मटेरियल का भार कितना है, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है वो होता है इसका मास। फॉर एग्जांपल इसका भार है 10 ग्राम या फिर मैं कह सकती हूँ 20 ग्राम। तो ये इसका वेट नहीं होगा, ये इसका मास होगा। हम आज तक पढ़ते आए हैं। अब आप अपना वेट देख लीजिए, किसी का 60 केजी है, किसी का 70 केजी है, तो वो मास होता है, वो वेट नहीं होता, पहली चीज़। ठीक है। वेट कैसे बनता है आपका? फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए, आपने मशीन पे चेक करा कि आपका वेट जो है वो कितना है, 60 केजी, तो वो आपका मास हुआ। ठीक है। 60 केजी इज योर मास। वेट कब बनता है? वेट बनता है mg से, मतलब मास और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है। आप सभी को पता है कि जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है एक ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कितना लेते हैं? 9.8 या फिर हम 10 ले सकते हैं। आजकल जो है अपनी सहूलियत से हम 10 लेते हैं, अदरवाइज बुक्स में जो CBSE की बुक्स हैं उसमें 9.8 लिया हुआ है। तो वेट जो होता है हमारा, अब आप पूछोगे कि वेट कितना होगा हमारा? फिर जब मास हमारा 60 केजी हो गया तो वेट कितना होगा? तो वेट हो जाएगा आपका 60 इंटू 10, या फिर आप 60 इंटू 9.8 कर सकते हो, दोनों में ही आंसर ठीक आएगा। तो 600 न्यूटन ये होगा आपका वेट। राइट। अब समझ में आ गया मास और वेट का मतलब। अब जो मास है वो हमारा फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम धरती पे हैं तो भी हमारा मास यही रहेगा 60 केजी। हम अंतरिक्ष में चले गए, स्पेस में भी चले गए तो हमारा 60 केजी है। हम मून पे चले गए तो भी हमारा मास 60 केजी ही रहेगा। लेकिन जो हमारा वेट है वो अर्थ पे कितना होगा? 600 न्यूटन। ठीक है, बिकॉज उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, धरती जो अपनी तरफ खींचती है उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हम जब स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल ज़ीरो होता है, तो हमारा वेट कितना हो जाएगा वहाँ पर हमारा वेट हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है। इसी तरीके से जब हम चांद पे जाएंगे, हम मून पे जाएंगे, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मून की, वो अर्थ से 1/6 टाइम होती है, 1/6 टाइम। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? वेट हो जाएगा हमारा 60 इंटू 10/6 या फिर 9.8/6, आप कोई भी ले सकते हो। 10/6 कितना हो गया हमारा? 10, तो दैट इज़ 100। तो मून पे वेट हो जाता है हमारा 100 न्यूटन। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? जितना स्पेस इस पेन ने लिया होता है, जितना स्पेस ये पेन लेगा, दैट इज़ इट्स वॉल्यूम, वो होती है इसकी वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल एक क्यूबॉइड है,
एक क्यूबॉइड है आपका, राइट। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट 10 है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब बात आती है, हमने वॉल्यूम पढ़ लिया कि जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो होती है इसकी वॉल्यूम। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन में वॉल्यूम। जितना ज़्यादा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा नीचे, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना डेंसिटी आपका कितना हो जाएगा, कम या ज़्यादा, मुझे ये बताओ। डेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? और दूसरा मुझे ये बताओ, जो वेट है आपका, वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, जी से या फिर एम से, ये बताइए। जो वेट है आपका इट इज इक्वल टू एम जी, राइट। तो m से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो मास है आपका वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन g जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, g जैसे जैसे बढ़ेगा आपका, वैसे ही वेट इंक्रीज़ करने लग जाएगा। g जैसे जैसे कम होगा तो वेट भी डिक्रीज़ करने लग जाएगा। ऐसे ही हम डेंसिटी पे आते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मान लीजिए मास आपका 60 है, वॉल्यूम 600 है, तो देख लीजिए डेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 66/60, 1/10 डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, जितना स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है उतनी डेंसिटी कम हो जाती है, जितना स्पेस कम कर देता है ऑक्यूपाई उतनी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, राइट। आपको समझ आ गया ये? अब आगे चलते हैं। इंडियन फिलोसफर्स क्या बिलीव करते थे पहले? इंडियन फिलोसफर्स बिलीव करते थे कि जो हमारा मैटर है ये 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना होता है, जिसको हम पंच तत्व भी बोलते हैं। जो हमारा मैटर है, हम तो अब बोलते हैं हम मैटर की ये एटम से बना हुआ है, राइट। लेकिन पहले हम क्या बोलते थे कि ये जो मैटर है ये पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व कौन से? अर्थ, फायर, वाटर, स्काई एंड एयर, राइट। ये पंच तत्व हैं। ग्रीक्स जो फिलोसफर्स थे, ग्रीक फिलोसफर्स ने भी यही सेम चीज़ बिलीव करी कि ये पंच तत्वों से बना है। लेकिन जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने क्लासीफाई करा मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फिजिकल और केमिकल नेचर के बेसिस पे एक मैटर को डिवाइड करा और उन्होंने बोला कि ये जो मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, उन्होंने ये बोला मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने। सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासीफाई करा फिजिकल और उनकी केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? जो आप उसे देख के महसूस करके आप उसको क्लासीफाई करते हो। फॉर एग्जांपल सॉलिड को आप देख सकते हो कि हाँ ये सॉलिड है, आप उसको महसूस कर सकते हो, आप उसकी स्टेट पता लगा सकते हो कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो उसे ही हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बोल देते हैं, राइट। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने मैटर को क्लासीफाई करा 3 पार्ट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने इसमें 2 पार्ट्स डिस्कस नहीं करे हैं, वो हम बाद में करेंगे, ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें और उसमें आपको पता चल जाएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन, जब वो ज़्यादा इस डिटेल में घुसे इस चीज़ की कि उन्होंने केमिकल कॉम्पोजिशन देखी, भाई वो किस तरीके से बने हुए हैं, आपस में जो बॉन्ड्स हैं, आपस में जो एटम्स हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या सेम एटम है, अलग अलग एटम्स है, वो उनकी केमिकल बॉन्डिंग कैसी है, उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। तब उन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में, राइट। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्रीवियस वीडियो में। अब आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर क्या क्या होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। साइंटिस्ट ने बोला, मॉडर्न साइंटिस्ट ने, कि मैटर जो है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स? तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा। क्या? उन्होंने एक बीकर लिया, उसको आधा भर लिया वाटर से, कुछ शुगर ली उन्होंने, शुगर के पार्टिकल्स, और शुगर के पार्टिकल्स जो थे उन्होंने इस बीकर में डाल दिए, ठीक है। शुगर के पार्टिकल्स बीकर में डाल दिए। अब कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या देखा कि
ये जो वाटर लेवल था वो उतना का उतना ही रहा, जो वाटर लेवल था आपका वो उतना का उतना ही रहा। तो पार्टिकल्स गए कहाँ? अब पहले तो ये था कि ये थ्योरी थी उससे पहले कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो ब्लॉक की फॉर्म में होते हैं, वुड ब्लॉक की। दूसरी तरफ एक थ्योरी थी कि वो नहीं, वुड ब्लॉक के फॉर्म में नहीं होते, वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि या तो वुड ब्लॉक जैसे होते हैं या फिर वो पार्टिकल्स की तरह होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे ग्रेन्स होते हैं, सैंड ग्रेन्स होते हैं, उसकी तरह होते हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा उन्होंने, शुगर डाली पानी के अंदर और कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि सारी की सारी शुगर पानी के अंदर मिल गई है। तब उनको लगा कि हाँ, हमारा जो ये मैटर है ये पार्टिकल्स से बना होता है। बिकॉज जब अगर ये ब्लॉक के फॉर्म में होता तो ये कभी मिक्सिंग नहीं होती। अब जब मिक्स हो गया है तो मतलब ये शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब आप सभी को पता है कि कल मैंने बताया था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। देन वाटर में पैकिंग होती है जो पार्टिकल्स की, वो होती है थोड़ा सा दूर दूर, इंटरमीडिएट। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होते हैं उसमें वो इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक ठाक होता है, ठीक है, स्पेस। और गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि शुगर का सारा पार्टिकल जो है वो इसमें मिक्स हो गया। तो शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए होंगे, सॉल्ट जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में आ गए होंगे, तभी पानी का लेवल राइज नहीं हुआ। तब इनको पता चला कि हो सकता है या फिर है कि शुगर और वाटर जो हैं दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ से हमें पता चला कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर हम आगे चले, फिर हमारे दिमाग में आया कि पार्टिकल से तो बना है लेकिन कितने छोटे पार्टिकल्स हैं, कितने स्मॉल हमारे, क्योंकि उस टाइम तक हमारा कुछ वो नहीं था कि हाँ हमें पता हो कि कितने स्मॉल है कितने स्मॉल नहीं है। तो उसके लिए भी हमने एक एक्सपेरिमेंट करा ताकि हमें पता चले कि ये कितने स्मॉल है। हमने एक बीकर लिया, उसमें हमने 100 ml पानी भरा। इसी तरीके से हमने 4 बीकर्स लिए जिसमें 100 ml पानी सब में था। हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया KMnO4, ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। हमने KMnO4 लिया और उसके सिर्फ 2 क्रिस्टल्स या फिर हम कह सकते हैं हमने सिर्फ एक क्रिस्टल, उसका छोटा सा क्रिस्टल इस पानी में डाल दिया 100 मिलीलीटर लिक्विड में। हमने क्या देखा, जैसे ही हमने पानी में डाला तो सारा का सारा मिक्सअप हो गया। अब मिक्सअप हुआ जैसे ही तो हमें समझ आ गया कि पानी ये जो है क्रिस्टल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तभी ये मिक्सिंग पॉसिबल हुई है। फिर हमने क्या करा, 10 ml इसमें से पानी लिया 10 ml और फिर इस वाटर में डाल दिया। हमने फिर से देखा कि फिर से वाटर कलर्ड हो गया। हमने फिर 10 ml सॉल्यूशन लिया इसका और इस वाटर में डाल दिया, यहाँ तक फिर से कलर हो गया वाटर, यहाँ डाला फिर से वाटर कलर्ड हो गया, यहाँ डाला फिर से वाटर कलर्ड हो गया। बट हमने क्या देखा कि पहले जो कलर था फिर उससे थोड़ा थोड़ा फेड होना शुरू हुआ कलर, दूसरे कंटेनर में, तीसरे कंटेनर में थोड़ा और फेड होना शुरू हुआ, चौथे में और, पांचवें में और, इसी तरीके से करते 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 हमारा कलर फेड होता चला गया। जैसे हमने 10-10 मिलीलीटर सब में से सॉल्यूशन निकाला और दूसरे कंटेनर में डाला। अब इससे हमें पता चल गया कि हमारे जो ये पार्टिकल्स हैं, पहली चीज़ कि इस KMnO4 के एक क्रिस्टल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स थे, तभी ये जाके मिक्सिंग हुई है और आगे जाके जितने भी कंटेनर्स हैं उस सब में जो है कलर आया है थोड़ा थोड़ा लेने के बाद। तो हमने दूसरा क्या सोचा इसमें, दूसरा क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, तभी जाके आगे तक ये कलर ले रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है आपके पेपर के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कहती हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंट में करा था KMnO4 वाले में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमें पता है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। बिकॉज जब हमने सॉल्ट और वाटर या फिर शुगर और वाटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें चीनी सारी की सारी घुल जाती है पानी में, तो वो घुलती क्यों है? क्योंकि पानी के जो मैटर था, पानी का जो आपका वो था पार्टिकल्स से सॉल्ट के पार्टिकल्स या शुगर के पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स में मिक्स कर गए थे। जो उनके बीच में स्पेस था वहाँ पर मिक्सिंग हो गई थी, वहाँ पर आके बैठ गए थे, राइट। तो इसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट को जब हमने वाटर में मिलाया तो भी हमने क्या देखा कि वो अच्छे से मिक्स हो गया है। वहाँ से हमें पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे हैव स्पेस बिटवीन देम। तीसरा पॉइंट है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमारे जो होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। अब आप एक अगरबत्ती लीजिए, उसको स्मेल कीजिए, क्या आपको स्मेल आती है? क्या वही अगरबत्ती से आपको, अगर आप दूर खड़े होगे, क्या आपको उस अगरबत्ती से स्मेल आएगी? नहीं। हमने क्या करा, फिर उस अगरबत्ती को जला दिया। जैसे ही हमने जलाया और मैं 2 रूम छोड़ के भी आगे वहाँ पर जाती हूँ और सूंघती हूँ, तो अगरबत्ती की स्मेल मुझे बहुत तीखी आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ अगरबत्ती की स्मेल मुझे वहाँ तक आती है। तो इसका मतलब क्या है? अब वो पार्टिकल्स, ये तो है नहीं हवा बहुत तेज़ चली और पार्टिकल्स को बहा के ले गई, नहीं, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट ही है ना। आप पंखा भी मत चलाओ, कुछ भी मत चलाओ, बस अगरबत्ती जला के रख दो और 2 रूम छोड़ के आप वहाँ पर खड़े हो जाओ, आपको वहाँ तक भी स्मेल क्यों आती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, इस अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, राइट। दूसरा एग्जाम्पल, आप एक इंक को लो और वाटर में डाल दो, ब्लू इंक लो और वाटर में डाल दो, आपको दिखेगा कि वो ब्लू इंक धीरे 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 करके इस तरीके से स्प्रेड हो रही है, लाइक दिस। ये ब्लू इंक डाली आपने पानी के अंदर, आप देखोगे कि ये धीरे धीरे करके इस तरीके से स्प्रेड हो जाती है, पूरी मिक्सिंग हो जाती है। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है कि आपका जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, दे आर मूविंग। चौथा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पुल करते हैं अपनी तरफ, राइट। अब ये हमें कैसे पता चला? अब आप ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 लोग यहाँ, इन्होंने तो अपना हाथ इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि अच्छे से एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ा हुआ है, ठीक है, हर एक दूसरे के हाथों में ऐसे हाथ डाल रखा और अच्छा बॉन्ड बना रखा है। दूसरों ने अपने हैंड से पकड़ा हुआ है और इस तरीके से बॉन्ड बनाया हुआ है हैंड से पकड़ के। तीसरे वालों ने सिर्फ अपनी फिंगर्स टच कर रखी हैं आपस में। अब जब हम इन पे फोर्स लगाएंगे, हम एक यहाँ पर से 2 लोगों को भेजेंगे कि आप जाओ इनका बॉन्ड तोड़ के आओ, तो सबसे पहले किसका बॉन्ड टूटेगा? जिन्होंने आपस में फिंगर्स टच कर रखी हैं, एक तीसरे वाले का। फिर टूटेगा दूसरे वाले का बॉन्ड, जिन्होंने अपने हैंड्स इस तरीके से पकड़ रखे हैं। और लास्ट में टूटेगा फर्स्ट वाला बॉन्ड, जिन्होंने अपने हाथ कुछ इस तरीके से करे हुए हैं, राइट। तो इसी तरीके से हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो भी अपने आप को बहुत अट्रैक्ट करते हैं आपस में। अब डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लोगों में कितना है। किसी में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस रेट से ये अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो किसी में ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, किसी में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम इंक डालेंगे, एक कंटेनर में हमने इंक डाली और एक कंटेनर में हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट। हमने क्या देखा, ये जो इंक है वो बहुत जल्दी पानी में मिक्स हो गई है, लेकिन ये जो कॉपर सल्फेट है उसने अभी टाइम लगाया, धीरे 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 करके फिर मिक्स हुआ, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंक थी वो हमारी लिक्विड फॉर्म में थी, तो वो जल्दी मिक्सिंग हो गई क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे वो आपस में अट्रैक्टेड कम थे, ठीक है। पार्टिकल स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था उनके बीच में वो थोड़ा सा कम था, जिसकी वजह से इंक जल्दी मिक्स हो गई पानी में। वहीं हम देखें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट था हमारा वो सॉलिड फॉर्म में था। अब कॉपर सल्फेट जैसे हमने डाला तो मैटर, जो बॉन्ड था उनके बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा था। उसके बाद में जब हमने उसको डाला तो वो धीरे 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 करके उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ और फिर जाके पार्टिकल्स आपस में हटे, ठीक है।
दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एक आयरन नेल लेते हैं, एक रबर बैंड लेते हैं और एक चौक लेते हैं। आयरन नेल को पकड़ के खींचोगे, क्या आपके आयरन नेल टूटेगी? क्या खींचेगी? क्या रबर बैंड की तरह? आयरन नेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर आप आयरन नेल को खींचोगे। तो दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आयरन के जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच में। रबर बैंड को अगर आप खींचोगे तो वो बहुत तेज़ी से खिंच जाएगा, राइट। तो उसके बीच मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इनके बीच में, तभी ये खींच रहा है। और ऐसे ही आप चौक को खींचोगे तो कुछ पहले तो खींचेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा आप खींचोगे तो वो टूट जाएगा आपस में। तो आप समझ सकते हो कि इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता तो हम आयरन नेल को खींचते तो वो पहले ही टूट जाता, राइट। हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे करते और वो टूट जाता। कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इनके बीच में। अगर मान लो मेरे ये दो हाथ हैं और इनको कोई इधर से और इधर से खींचता है और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो अट्रैक्शन दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन है, तभी ये नहीं खींच पा रहे ना। फिर धीरे 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 करके वो खींचेगा 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 खींचेगा, फिर मेरे हाथ अलग होंगे। तो इसी तरीके से पार्टिकल्स में भी, मैटर के पार्टिकल्स में भी एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो एक दूसरे को पकड़े रखता है। आयरन नेल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, रबर बैंड में कम होता है, चौक में थोड़ा सा कम होता है, रबर बैंड के मुकाबले ज़्यादा होता है। बट चौक को भी हम ज़्यादा देर तक पुल करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगी, राइट। तो चौथा पॉइंट ये था कि दैट मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पांचवा पॉइंट है स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? जो एक एनर्जी स्पीड करने, जो आपकी स्पीड होती है, जो चलने की आपका चलने का मोशन होता है, चलने का, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलने की स्पीड को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, या भागने की, दौड़ने की स्पीड को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब इन्होंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन वो लेना है। एक बीकर में आप ठंडे पानी में कॉपर सल्फेट डालो और एक में आप गर्म पानी में कॉपर सल्फेट डालो, ठीक है। ये कोल्ड है, ये वार्म है। तो आप क्या देखोगे, जब कोल्ड वाटर है उसमें कॉपर सल्फेट धीरे 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 करके मिक्स होगा, राइट। लेकिन जो वार्म वाटर है उसमें एकदम से ही कॉपर सल्फेट मिक्स हो जाएगा, एकदम से ही मिक्सिंग होगी। तो वो किस वजह से है? जैसे ही आप उनको एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी देते हो, तो जो पार्टिकल्स हैं अंदर, इस कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं, ये बहुत एक्साइट हो जाते हैं और ये मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ही इनको एनर्जी मिली तो ये एक्साइट हो गए और इधर उधर मूव करने लगे, और इसी तरीके से कॉपर सल्फेट जल्दी से मिक्स हो जाता है पानी में जैसे ही आप हीट करोगे उसे। और ठंडे पानी में कम होता है क्योंकि उसको कोई एनर्जी नहीं मिल रही है उससे, राइट, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिल रही है। तो ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो ये आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। बाकी ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। सो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट 5th पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो हम कंक्लूड करते हैं क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं आपके कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सॉलिड में तो इतना ज़्यादा पैक्ड हैं ये, तो ये मूव ही नहीं करते होंगे। नहीं, सॉलिड में भी आपके पार्टिकल्स जो इतना पैक्ड होते हैं ये मूव करते हैं इधर से उधर। जितना भी इनको स्पेस मिल जाता है आपस में, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, ऊपर मूव करेंगे, नीचे। तो सॉलिड में भी ना पार्टिकल्स हल्का हल्का मूव करते रहते हैं। लिक्विड में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स होता है जो, ये थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा मूव करते हैं इधर से उधर। इसी वजह से जब आप लिक्विड डालते हो तो वो क्या करता है, तैरता है, फ्लो करता है, इसी की वजह से, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इधर उधर मूव करते हैं ज़्यादा स्पीड पे। और गैसेस जो होती हैं, गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है
और पार्टिकल्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसकी वजह से गैसेस जो हैं वो और ज़्यादा क्या करती हैं, फ्लो करती हैं लिक्विड से भी ज़्यादा तेज़। समझ आ गया? अभी इसी टू एंड फ्रो मोशन को, जो आपका यही टू एंड फ्रो मोशन है, इसको जिगजैग मोशन है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्राउनियन मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इसको टू एंड फ्रो मतलब इधर से ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। हम एक कंटेनर लेंगे, राइट, इस कंटेनर में हम एक इंक डाल देंगे। अब हम इंक क्या देखेंगे, इंक कभी इधर फैल रही है, इधर फैल रही है, इस तरीके से जिगजैग इंक फैल रही है, तो इस जिगजैग मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। सिमिलरली आपने देखा होगा कि एक पार्ट है, एरिया है जहाँ से सनलाइट एंटर कर रही है, तो आपने देखा होगा पार्टिकल्स जो हैं उस सनलाइट के, आपको पार्टिकल्स भी दिखते होंगे, छोटे 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 वाइट कलर के पार्टिकल्स। तो सनलाइट के जो पार्टिकल्स हैं वहाँ से भी आपको पता चलता होगा, कोई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, तो वो मूवमेंट जो होती है पार्टिकल्स की, उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि वो जो सन के पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो कौन सा मोशन होती है, तो दैट इज योर ब्राउनियन मोशन। दूसरा पॉइंट है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ये हमने एक एग्जांपल लेके कर लिया था CuSO4 वाला, कि ठंडे पानी में वो धीरे से मिक्स हुआ, गर्म पानी में तेज से मिक्स हुआ। क्यों मिक्स हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज हो गई। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, दे इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, गेटिंग इनटू द स्पेस ऑफ वन अनदर। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका ब्राउनियन मोशन से आएगा, आ सकता है। दूसरा आ सकता है व्हाट इज डिफ्यूजन। तो क्या होता है, जब पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, एक मैटर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स करते हैं दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ, दूसरे पार्टिकल्स के स्पेस में आ जाते हैं, तो दैट इज नोन एज मिक्सिंग, और यू कैन से डिफ्यूजन। अब दो गैसेज हैं, ठीक है, या फिर आप लगा लो एक परफ्यूम आपने यहाँ से मारा, एक परफ्यूम यहाँ से मारा, दोनों परफ्यूम की जो स्मेल है वो, इसकी स्मेल अलग थी, इसकी स्मेल अलग थी, पर जब हम सूंघते हैं थोड़ी देर बाद तो दोनों परफ्यूम की हमें इकट्ठी स्मेल आने लग जाती है, एक नई सी स्मेल आती है। तो वो स्मेल आती क्यों है आपको अलग सी? तो ऐसा क्या हुआ, जो इस परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वो मिक्स हो गए इस परफ्यूम के पार्टिकल्स के साथ में, और इसी मिक्सिंग को, इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, इस इंटरमिक्सिंग को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल और नई वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड कीप स्टडिंग।